हर समाज के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सभी की अलग अलग समस्याएं थी। तो एक दिन जब मैं मेरे मलाड के पिताजी के ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ पर एक महिला आई अपने 2 बच्चों को लेकर। तो उनके पति कुछ मेडिकल इमरजेंसी में फंसे थे। में इतनी इमरजेंसी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे उनके ट्रीटमेंट कराने, और वो फूट फूट के वहाँ पर रो रहे थे ऑफिस में कि कोई तो मुझे मदद कर दो। तो मेरे पिताजी की जितनी क्षमता थी उन्होंने उनको मदद किया, लेकिन वो बच्चों को देखकर, वो माता को देखकर मेरे मन में ऐसा आया विचार कि कहीं आगे चलकर, कम उम्र में, कि आगे चलकर कभी भगवान ना करे कि किसी के परिवार पे या हमारे परिवार पे ऐसी नौबत आए कि मेडिकल इमरजेंसी हो और पैसा नहीं हो और आदमी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और हमको दिखे कि हमारा घर का व्यक्ति हम खो रहे हैं उस समय मेरे पैसे नहीं होने के कारण। तो वो मेरे मन को बहुत छू गया बात, और उस दिन के बाद, उस दिन है और आज का दिन है, मैंने तय किया कि मैं समाज सेवा में अपने आप को पूरी तरह से, मैं उसमें युवा शक्ति को लेकर साथ में, यानी कि अपने दोस्त यारों को लेकर मैं पूरी तरह से उतरूंगा, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो। हम अलग अलग विविध समाज के घटक को मदद करने की पूरी प्रयास करेंगे। उस सोच से मैंने शुरुआत की। तेजेंद्र सर का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सही हूँ सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। बिल्कुल। कैसा था आपका बचपन? देखिए, छोटी उम्र से ही मैंने मेरे घर में एक राजनीतिक जीवन मेरे पिताजी के माध्यम से और मेरी माताजी के माध्यम से घर पे मैंने देखा है। मैं बहुत एक्टिव एक स्पोर्ट्स पर्सन था। चाहे मेरी वो 14, 15, 16 साल की उम्र की जर्नी हो, तो मैं स्टेट लेवल पे फुटबॉल भी खेलता था। मैं स्टेट लेवल पे जो इंटर स्कूल में हॉकी भी खेलता था। ये दोनों स्पोर्ट्स में सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने के लिए सेंट जोसेफ स्कूल में मलाड ऑर्लम में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर जाता था। स्पोर्ट्समैनशिप पहले से ही थी, और अच्छे एक सर्कल था युवाओं का, दोस्तों का, जो सुबह से शाम तक ज़्यादा खेलते ही रहते थे। पढ़ाई में हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था उस समय, कम था। जो मेरा खुद का बचपन आपको बताऊँ तो पूरे जीवन में मैंने मेरे पिताजी माताजी को लोगों के समस्याओं का हल करते हुए देखा है। जब मेरे पिताजी 18 वर्ष के थे, तभी से ही वो चंद्रकांत गोसाले जी नाम के एक एमएलए थे उस समय। अभी भी चंद्रकांत जी है, लेकिन वो कांग्रेस के एमएलए थे। तो पिताजी 18 साल की उम्र से उनके यहाँ जुड़े थे, तो वो 18 साल की उम्र से समाज सेवा, राजनीति की जर्नी उन्होंने अपने लाइफ में देखी। अब घर में, ऑफिस में अगर जब मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तब देखता था कि विविध समस्या लेके लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी जर्नी में मैं घुल मिल गया, और मैं प्रभाव हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में मैं प्रभावित हुआ। की एज क्या थी सर उस समय? तो मैं 14 साल की उम्र से ही मैंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अब आप बोलोगे कि 14 साल की उम्र में क्या समझता था, क्या नहीं समझता था, वो विषय अलग हो गया। लेकिन क्या, जब आपके घर में माहौल ही एक राजनीतिक और एक समाज सेवा का हो, तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें एक पार्ट प्ले करते हैं, आप उसमें घुल मिल जाते हो जी। तो मैंने भी ऐसी समस्याएं जो ऑफिस में आते हुए देखी, हर समाज के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सभी की अलग अलग समस्याएं थी। तो एक दिन जब मैं मेरे मलाड के पिताजी के ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ पर एक महिला आई अपने 2 बच्चों को लेकर। तो उनके पति कुछ मेडिकल इमरजेंसी में फंसे थे। में इतनी इमरजेंसी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे उनके ट्रीटमेंट कराने, और वो फूट फूट के वहाँ पर रो रहे थे ऑफिस में कि कोई तो मुझे मदद कर दो। तो मेरे पिताजी की जितनी क्षमता थी उन्होंने उनको मदद किया, लेकिन वो बच्चों को देखकर, वो माता को देखकर मेरे मन में ऐसा आया विचार कि कहीं आगे चलकर, कम उम्र में, कि आगे चलकर कभी भगवान ना करे कि किसी के परिवार पे या हमारे परिवार पे ऐसी नौबत आए कि मेडिकल इमरजेंसी हो और पैसा नहीं हो और आदमी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और हमको दिखे कि हमारा घर का व्यक्ति हम खो रहे हैं उस समय मेरे पैसे नहीं होने के कारण। तो वो मेरे मन को बहुत छू गया बात, और उस दिन के बाद, उस दिन है और आज का दिन है, मैंने तय किया कि मैं समाज सेवा में अपने आप को पूरी तरह से, मैं उसमें युवा शक्ति को लेकर साथ में, यानी कि अपने दोस्त यारों को लेकर मैं पूरी तरह से उतरूंगा, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो। हम अलग अलग विविध समाज के घटक को मदद करने की पूरी प्रयास करेंगे। उस सोच से मैंने शुरुआत की।
अभिमान नाम की एक संस्था खड़ी की 2009 से, और आज भी हम हर वर्ष विविध लोगों के फीस भर रहे हैं। जो गरजू बच्चे हैं जिनके घर में क्षमता नहीं है उनको फीस भरते हैं, उनको मदद करते हैं। फिर हम मेडिकल हेल्प किसी को ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल के अंदर उसमें मदद करते हैं। तो जितना हो सके एक यूथ का ग्रुप बनाकर हम काम कर रहे हैं। इस दिशा से मैंने राजनीतिक शुरुआत की जी। क्योंकि परिवार राजनीतिक था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मन में था कि राजनीति में अगर आने से और अच्छे तरीके से मदद कर पाऊंगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप जब जनप्रतिनिधि बनते हो तो आपके पास एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलती है, लोगों की एक मदद मिलती है कि जिस तरीके से आप फंड्स के माध्यम से बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। किसी के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अपने एरिया का डेवलप करना हो, आपको गटर गली नाले, आपको पानी की समस्या दूर करने हो, तो आपके पास एक फंड जो पब्लिक फंड है वो यूज करने की आपके पास एक क्षमता आ जाती है जिसको आप दिशा दे सकते हो। तो आपको पता है कि किस एरिया में आपको क्या काम कराना है, क्या कार्य कराना है, क्योंकि लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं। तो एक मीडिएटर के नाते, आप जनप्रतिनिधि के नाते आप वो फंड के इस्तेमाल से एक तरीके के लोक सेवा में उतर सकते हो। तो वो एक बड़ी संख्या में, जनसंख्या में लोगों की सेवा कर सकते हो। वो एक माध्यम है राजनीति। तो इसलिए मेरा विचार आज भी वही है जो पहले था कि समाज सेवा पहले और राजनीति बाद में। अब राजनीति भी समाज सेवक के नाते करनी चाहिए, ये मेरे विचार है। आपकी एनजीओ ने अभी तक कितने लोगों की हेल्प की है? अभिमान के माध्यम से तो हमने हर वर्ष ही हम कम से कम 100, मुझे अंदाजा लगेगा तो हमने ऐसे हजारों लोगों की मदद अभी तक 2009 से की है। चाहे वो मेडिकल मदद करना हो, चाहे वो फीस भरना हो, चाहे विविध उनके किसी बीएमसी या पुलिस के भी इश्यूज हो, तो भी एक व्यक्तिगत तौर पे संस्था के माध्यम से भी नहीं, हमेशा ही हम खड़े रहे। तो ये गिनती तो करने जाएंगे तो अनगिनत है, मतलब इतने लोगों की मदद की, लेकिन सबका डेटा ये हमारे ऑफिस में आज भी पड़ा हुआ है। कारण ये था क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि मुझे कोई आप एक स्टोरी बताइए जिसमें आपको प्राउड हुआ हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई भी एक स्टोरी जहाँ पे आप पर्सनल गए हो, उनसे मिले हो, कोई भी एक। बिल्कुल। तो अंबुजवाड़ी नाम का मालवनी में एक स्लम है। तो अंबुजवाड़ी में एक बहुत ही एक मतलब गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनका रोज का इनकम भी अगर आप देखें तो 500 रुपये भी कमाना उनके लिए मुश्किल है। वो घर परिवार कैसे चलाए रोज का जी। तो जब हमने अंबुजवाड़ी जैसे स्लम में, हम सब दोस्त यार, हम अभिमान के जो हमारे कार्यकर्ता है, हम सब वहाँ पर गए क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बुलाया कि यहाँ पर अच्छे पढ़ने वाले, क्षमता वाले यूथ है, युवा है जो रहते हैं इस परिस्थिति में, इसलिए कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाए अपने जीवन में। तो ऐसे कई लोगों को, मतलब एक अगर वहाँ उसी एरिया से बताऊँ आपको, उसी क्षेत्र से ऐसे कई बच्चों को हमने फाइनेंशियली मदद की फीस देकर, और वो फीस जो उनकी हमने भर रहे हैं जो इतने वर्षों से, उसका परिणाम आज ये है कि कोई उसमें से निकलकर एडवोकेट बन रहा है, कोई निकलकर इंजीनियर बन रहा है। तो अपना जो परिवार आगे जनरेशन वो चलाएंगे तो वो अपना परिवार सिक्योर करके चलेंगे। इसका गर्व और इसका अभिमान हमको है कि हमने किसी की जीवन में उसको खड़ा करने का काम किया, उसको प्रयास किया, उसको मदद करने का प्रयास किया। जी। प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ यूथ मतलब आप जो मुंबई के, उदाहरण के तौर पे मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, मुझे जवाबदारी दी गई कि आप युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा विंग है, यूथ विंग है, उसमें आप हेड करो मुंबई में। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि जो मुंबई के युवा है उसको सही दिशा देने में मैं अपना योगदान दूं। उदाहरण के तौर पे कि हमारे जो यूथ आइकॉन्स होने चाहिए वो स्वामी विवेकानंद जी होने चाहिए, लेकिन आज के तारीख में हमारे आइकॉन्स, ये मैं मीडिया को भी इसकी जिम्मेदारी दूंगा कि मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उर्फी जावेद और ये जो अपने अरमान मलिक, तो ऐसे लोग हमारे आइकॉन्स नहीं है। हमारे रियल आइकन्स ये स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे आइकन्स हमारे होने चाहिए जो सही दिशा हम युवाओं को देना चाहते हैं, और वो दिशा की तरफ हम सब चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चलती है। एक अच्छे युवाओं का वर्ग 18 से 25 साल का हम तैयार कर रहे हैं नमो वॉरियर्स के माध्यम से, और जो आने वाले भारत का भविष्य बनेगा, भारत को नए निर्माण के तरफ, भारत को नए भारत की तरफ लेके जाने में अपना योगदान देगा। तो ऐसे युवाओं की फौज हम मुंबई में भी तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेन करके, उनको अभ्यास देकर। जी। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है यूथ से? क्या मुझे आजकल की जो मुंबई की यूथ है, इंडिया की यूथ है, वो जो रील्स देख रही हैं, चीज़ें देख रही हैं,
आपको क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? देखिए, कभी कभी आजकल जो हमारा भारत का युवा है, मुंबई का युवा है, इनमें ऊर्जा और जोश तो बहुत होता है, जी। लेकिन मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि सही दिशा, यानी अपने जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना उन्हें बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप कल भी देखा आपने और उसके पहले भी देखा कि ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं कि एक जिल्टेड लवर अपनी गर्लफ्रेंड को खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर कर देता है, और आसपास में इतने युवा रहने के बावजूद भी वो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। रील बनाकर हजारों लोगों को दिखाना ये अपना दायित्व नहीं है, उस समय एकत्रित आकर उसे बचाना ये हमारा दायित्व है। ये दिशा हमको युवाओं को देने की जरूरत है, जहां पर हम कम पड़ रहे हैं कि जब भी किसी को मदद की जरूरत है उस समय उस व्यक्ति की जान बचानी है, तभी आप सब इकट्ठा होकर आइए। तो आपकी इकट्ठा ताकत में सामने वाला वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप अगर रील बनाने में व्यस्त रहोगे, वीडियो बनाने में व्यस्त रहोगे, तो किसी की जान जा सकती है। उदाहरण आपको अभी पिछले दिनों में देखने मिला है, तो ये बड़े दुख की बात है। तो मेरा मानना है कि युवाओं को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो युवा भारत देश के लिए तो वो अपने जिम्मेदारी समझे ही, लेकिन समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझे, ये अपेक्षा मैं युवाओं से रखता हूँ। कुछ आपका प्लान है यूथ के लिए आगे चल के? हाँ, तो हम एक 100 के बैच में, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वसंत स्मृति दादर ईस्ट में, तो वहाँ पर हम 100 के बैच में से 18 से 25 साल के युवकों की ट्रेनिंग करते हैं, जिनको हम कॉलेजेस के बाहर जाकर टेबल लगाकर नमो वॉरियर्स के माध्यम से जोड़ते हैं। उद्देश्य हमारा सीधा है कि जो युवाओं की शक्ति है, जो हमारे देश के भविष्य युवा, यही सही मायने में भारत देश को विश्वगुरु बनाने में मदद करेंगे। जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है, हमको विकसित भारत करना है 2047 तक, तो जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हम एक युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें अभ्यास देते हैं कि आपका भी योगदान ये भारत के निर्माण में हो, ये दिशा उनको देते हैं। जी सर, अभी हम गवर्नमेंट की ना कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो आम आदमी को नहीं पता है। देखिए, मुझे गर्व होता है बताते हुए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हर समाज के लिए, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग के लिए, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए विविध ऐसे अलग अलग उपक्रम, कार्यक्रम या योजनाओं के माध्यम से उन्होंने उनको स्पर्श करने की कोशिश की। अब अगर महाराष्ट्र में ही मैं बात करूं तो लाड़की बहन योजना हो गई, अभी जो हमारा मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना है, बाद में हमारे अगर आप देखोगे आयुष्मान भारत के कार्ड्स इतने बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी, पूरे भारत देश में लोग अपने आगे आकर कर रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल हेल्प की जरूरत कब किसको पड़ जाए परिवार को। तो ये चिंता करते हुए मोदी जी ने आयुष्मान भारत का स्कीम निकाला। उसके बाद सीनियर सिटीजन आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें है क्या, आप डिटेल्स में बताइए, एक आम इंसान कैसे जान सकता है उसको? आयुष्मान भारत स्कीम एकदम सिंपल है जी, कि आप अगर अपने आप को एनरोल करते हो आयुष्मान भारत कार्ड के एक मेंबर के नाते, एक भारत के नागरिक के नाते, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपके परिवार को 5 लाख की मदद, मतलब कि 5 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट, इन शॉर्ट वो आपको कोई भी हॉस्पिटल में जो एमार्क्ड है, यानी कि जो तय हुए हैं सरकार द्वारा, मुंबई के अंदर भी ऐसे कई हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पर आपको 5 लाख तक के सीमा का एक सीमित आपको ट्रीटमेंट वो सरकार की तरफ से होगा। आपका जो 5 लाख के ऊपर का बिल है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ बिल आया तो, लेकिन मुझे लगता है हर ट्रीटमेंट 5 लाख के नीचे में, चाहे वो इमरजेंसी ऑपरेशन हो या कुछ भी ट्रीटमेंट, तो वो कवर किया जाता है। एक और सोने पे सुहागा अगर आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन्स को वो स्कीम में पहले नहीं लिया गया था 66 ईयर्स के ऊपर, ताकि सीनियर सिटीजन्स को कभी कोई ज़्यादा बीमारी हो सकती है, ज़्यादा एक उम्र आने के बाद बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आती है। तो ये मोदी जी ने इस वर्ष से फिर एक बार ये तोहफा, यानी मुंबई करों को, महाराष्ट्र के हमारी जनता को, पूरे भारत देश को दिया कि सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको भी 5 लाख का आयुष्मान भारत की कवरेज में ले लिया है। और महाराष्ट्र सरकार जो हमारे आदरणीय शिंदे जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय अजित पवार जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं, वहाँ पर भी महात्मा ज्योतिराव फुले ये स्कीम के माध्यम से आपको 5 लाख का और एडिड बेनिफिट महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दे दिया गया। यानी कि अगर महाराष्ट्र और मुंबई के आप नागरिक हो
तो आपको कहीं ना कहीं 10 लाख का मेडिकल कवर ये सरकार के माध्यम से मिल रहा है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, मिलाकर। जी, और कोई स्कीम है जिसके बारे में आप बताना चाहोगे जो आम इंसान को नहीं पता, और उसका वो देखिए, लाभ कैसे ले सकता है? अभी जैसे मैंने आपको लाड़की बहन योजना के बारे में बताया, जी जैसे मैंने आपको बताया कि युवाओं के लिए खास करके एक स्टाइपेंड, आप ग्रेजुएट हो तो 12,000 का मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के हाँ माध्यम जी, से इसके आपको बारे में बताइए सर, इसके बारे में। तो युवाओं को सोचते हुए जो कभी क्या होता है कि कोई युवा अभी तक बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल पाई, जी तो ऐसे युवाओं को मदद करने हेतु सरकार के तरफ से जो स्कीम्स के बारे में आपको मैंने बताया, उसमें एक युवा जो ग्रेजुएट है उसको 12,000 और जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 8,000, ये पर मंथ स्टाइपेंड, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की योजना की तरफ से युवाओं को दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी है कि जो कार्य इनको देते हैं, चाहे वो मंत्रालय के अंदर इनको ड्यूटी दी जाए कोई भी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या सरकार के द्वारा जो भी इनको कार्य दी जाए, वो कार्य इन्होंने अगर सही तरीके से करके 1 साल के टर्म में इन्होंने पूरा करके दिखाया अच्छे तरीके से, या 2 साल के टर्म में अच्छा करके दिखाया, तो इवैल्यूएट करके कुछ ऐसे युवा जो सक्षम है, जो सरकार के माध्यम से इवैल्यूएट किया जाता है, ऐसे युवाओं को परमानेंट जॉब्स भी सरकार में देने का काम ये सरकार आगे चल के करती है। तो कहीं ना कहीं युवा अपने पैर पे खड़ा हो सके, आगे उसको रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से सरकार ने ये स्कीम निकाली है। तो युवाओं को बहुत बड़ा लाभ ये मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना से, युवा प्रशिक्षण योजना से होने जाने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जी, आप जॉबलेस के बारे में क्या बात करते हैं? जो आज यंग यूथ हैं, आपने सुना होगा हाल ही में गुजरात में जो हुआ, कोई 10 सीट्स की कोई एक कंपनी थी, उन्होंने 10 सीट के लिए एक प्रचार किया, उसके लिए 800 लोग आ गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मेरी व्यक्तिगत स्टडी है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र मुंबई में अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, लेकिन जब आप कोई एक जॉब पे कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आपको बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अगर कोई अच्छी जॉब दिख रही है, तो आप सेकंड इंटरव्यू के लिए वहां जाते हो, तो ये जो बड़ी संख्या में लोग आपको दिखते हैं, तो वो स्वाभाविक है। देखो, अगर मैं भी व्यक्तिगत मेरे जीवन में आगे आगे बढ़ना, मेरा जीवन का ग्राफ बढ़े, तो उसकी कोशिश तो हर व्यक्ति करता ही है। तो इसलिए ये जो आपसे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ कि युवा जो एक जॉब पर है ऑलरेडी और उसको दूसरा बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए नौकरी में जाना है, तो ऐसी जब एक अच्छी नौकरी के बारे में अनाउंसमेंट होती है या कोई अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए वहाँ पर इंटरव्यू देने आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी बड़ी संख्या बन जाती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि युवाओं को और युवतियों को किस तरीके से बेरोजगारी से बाहर निकाल कर नौकरियों की तरफ लेके जाए, उसमें पूरा काम कर रहे हैं, नए नए कंपनी सेटअप्स करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा समय आएगा कि मतलब नौकरियां ज़्यादा रहेगी लेकिन लोग कम हो गए मुंबई महाराष्ट्र में नौकरियां लेने के लिए। ये समय भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी द्वारा, ये आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेगा डबल इंजन स्पीड में किस तरीके से सरकार चल रही है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे यही है, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है, तो आप किससे क्या सीखते हैं? कोई है आपकी लाइफ में आइडियल? हाँ जी, मेरे मार्गदर्शक बोलो या मेरे प्रेरणा स्रोत बोलो, मेरे आइडल बोलो, तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से हम सब ने बहुत सीखा। उन्होंने हमेशा हम युवाओं को मार्गदर्शन दिया है और हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी जब भी हमको समय उनका मार्गदर्शन चाहिए या कुछ उनको मदद चाहिए उनकी, तो हमेशा ही हमारे लिए खड़े रहे हैं। जिस दिशा में हम युवाओं को चलना चाहिए, पार्टी में किस दिशा से काम करना चाहिए, भारत देश को आगे बढ़ाने में किस तरीके से अपना योगदान देना चाहिए, हमेशा ही हमें मार्गदर्शन दिया। और वो खुद भी, उन्होंने जो अपना युवा जीवन, मतलब वो यंगेस्ट मेयर ऑफ नागपुर रहे पहले, तो हम सब युवा उनको देख के प्रभावित होते हैं। हम भी एम्बिशियस रखते हैं कि राजनीति में हम भी कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचे, लोगों की सेवा करने के लिए हमको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो आदरणीय देवेंद्र जी से बड़ा उदाहरण ये हम युवाओं को आज तक नहीं मिला कि देवेंद्र जी ने एक युवा अवस्था में अपने करियर की शुरुआत करके अपने एकदम यंग एज में ही वो नागपुर के यंगेस्ट मेयर बने। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी जर्नी मुख्यमंत्री तक उन्होंने की। तो आदरणीय देवेंद्र जी जैसे आइडल, ये मुझे लगता है हम जैसे युवाओं को आने वाले दिनों में बहुत ही कम कभी देखने मिलेंगे। तो हम सब उनके कार्य से भी प्रभावित हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऐसे हम उन्हें बुलाते हैं कि जिन्होंने मुंबई का भी चेहरा, क्योंकि मैं एक मुंबई का हूँ,
तो मुंबई का भी चेहरा कोस्टल रोड के माध्यम से, चाहे अलग अलग विविध मेट्रोस के जो जाल फैलाना हो मुंबई के अंदर, तो ऐसे इंफ्रा मैन करके जो एक इमेज वो हम जैसे युवाओं के सामने उन्होंने पूरे मुंबईकरों को अच्छे कार्य दे के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देकर उन्होंने किया है, तो हम हमेशा उनसे प्रभावित होते हैं, उनके कार्यों से भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जनरेशन भी उनके कामों को याद रखेगा, उनकी जर्नी को याद रखेगा और उनको फॉलो करेगा। वो इतने अच्छे लीडर हैं। मुझे एक बात ऐड करनी है, हमने अभी तक बहुत सारी पॉडकास्ट लिया, उनमें से एक सर ने ये कहा था कि जो हमारे सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो कभी सोते नहीं हैं, एकनाथ शिंदे जी। सही बात है? जल्दी से सोते नहीं है, हमेशा भागते रहते हैं काम ना काम में। नहीं, बिल्कुल उनकी बात सही है। जब आदमी एक जिम्मेदार पद पर, जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदार, आज आप अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो तो आप महाराष्ट्र के सेवक हो जी। और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी, और मैंने आदरणीय देवेंद्र जी को भी ये करते हुए देखा है और आज भी करते। जो भी बड़े नेता है जिन पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को लोगों के प्रति एकदम निष्ठा से निभाते हैं। ऐसे नेता भले 3 घंटा सोएंगे, लेकिन उनके पास काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, चाहे फाइल्स को इवैल्यूएट करके साइन करना हो, चाहे लोगों के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करना हो, चाहे विविध समाजों की समस्या को लेकर बैठना हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पे कार्यकर्ता हो, जो हर एक नेता के अपने कार्यकर्ता रहते जिसको वो मोबिलाइज करते नीचे कामों के लिए, उनसे बैठ के मिलना हो, उनकी समस्या सुनना हो, उनके काम करना हो, आम जनता से मिलना हो, तो बहुत ही मल्टीपल ऐसे इश्यूज और प्रेशर ऐसे सब नेताओं पे रहते हैं। लेकिन आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय देवेंद्र जी ने भी ये साबित कर दिखाया कि महाराष्ट्र को अगर सही तरीके से चलाना है तो ये मजबूत कंधे, चाहे वो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हो, चाहे देवेंद्र जी के हो, चाहे अजित पवार जी के हो, इन्होंने लोगों के हर समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी के साथ में मिलकर, क्योंकि जब तक सेंटर से आपको ज़्यादा फंड्स नहीं आएंगे, महाराष्ट्र को काम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड्स नहीं मिलेंगे, तो आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे, कार्य आपका, आपकी गति रुकी रहेगी। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे जी और जब से आदरणीय देवेंद्र जी और हमारे अजित पवार जी की सरकार बनी है, तो डबल इंजन स्पीड से महाराष्ट्र में कार्य हो रहे हैं और उसका उदाहरण आपको देखने मिल रहा है कोस्टल रोड के माध्यम से और अलग अलग मेट्रो के जाल के माध्यम से मुंबई के अंदर खास करके। एकनाथ शिंदे जी नहीं सोते हैं, वो लोगों के लिए नहीं सोते हैं कि लोगों के, जो आदमी ज़्यादा सोएगा तो लोगों के काम कम कर पाएगा, और हमारा उद्देश्य है कि हम जब तक हमारा टर्म है उस टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधा दे पाए, इसलिए हमारे नेता कम सोकर भी ज़्यादा कार्य करते हैं। जी। सो हमारे पॉडकास्ट में सर एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें 3 वंडर वर्ड्स होते हैं। मैं आपको वर्ड्स दूंगा, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है? पहला, एकनाथ शिंदे, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? एक सक्षम नेतृत्व जिस पर महाराष्ट्र की जनता पूरा भरोसा कर सकती है और महाराष्ट्र की जनता उम्मीद भी कर सकती है कि विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ये नेतृत्व मजबूत कंधा है और इनके साथ में हम गंभीर तरीके से खड़े रहेंगे पीछे। जी। दूसरा शब्द है 112। आप क्या बोलना चाहेंगे जो नई इसकी चीज़ है 112 के बारे में? बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री द्वारा 112 एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उपयोगी ऐसा हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें चाहे आपको एम्बुलेंस सर्विस, चाहे पुलिस इमरजेंसी, चाहे आपको फायर इमरजेंसी, ऐसे जितने भी भारत देश के इमरजेंसी सर्विसेज है वो ऑल अंडर वन रूफ, वन कॉल सेंटर, वन नंबर। तो इस नंबर के माध्यम से उदाहरण के तौर पे कल मुंबई शहर में अगर रात को 3 बजे भी कोई हमारी बहन अगर रास्ते पर खड़ी है और कोई उसे खतरा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है या कभी मुझे छेड़ रहा है या मुझे कुछ उनको जो भी चीज़ से गलत मन में लग रही है और उन्होंने पुलिस को कॉल करने की जगह पे 112 पे भी कॉल कर दिया, और अगर उनके साथ भगवान न करे कुछ ऐसा हादसा हो गया और वहाँ पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो भी 112 के माध्यम से इमरजेंसी सर्विस, चाहे पुलिस हो, और वो सभी वहाँ पर सही समय पर जल्द से जल्द पहुंच जाएगी उस स्पॉट पे जहाँ पर उनका लास्ट लोकेशन मिला था। तो बहुत ही उपयोगी 112 सर्विस ये भारत के नागरिकों के लिए भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी। तीसरा और आखिरी शब्द, युद्ध, भारत के युद्ध, क्या सोचते हो आप उसके बारे में? देखिए, भारत का जो युवा है ये पूरे विश्व में सबसे सक्षम युवा है। आज आप देखोगे तो बड़े बड़े विश्व भर में जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनीज और बाकी सब कंपनी, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स है, जो सीईओ है, तो ये सारे सीईओज ये भारतीय है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके लिए कि भारत के युवाओं की क्षमता बहुत है।
इसलिए मोदी जी को भी भरोसा है कि भारत के युवा भारत को विकसित बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत का युवा है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, ये सही दिशा में अगर चल गई तो भारत को विश्वगुरु बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत के युवा ही कर सकते हैं, और वो युवा आने वाले दिनों में करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, तो ये हमारा पॉडकास्ट था। सर, अगर लास्ट में आपको कुछ कहना है यूथ को तो आप कह सकते हैं। हाँ, तो मैं भारत देश के सभी युवाओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो भारत को 2047 तक विकसित बनाने में, भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ आप कार्य कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती होगा कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे, ताकि हमारे युवाओं की सही ऊर्जा और हमें सही दिशा ये राष्ट्र निर्माण में हम लगा पाए मिलकर। यही आप सभी से निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।